नमस्कार साथियों, मैं विदित राजपांडे आज आप सभी लोगों के सामने पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत जिसके राइटर हैं और ये बुक काफ़ी फेमस है। जनरली सभी यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानी जाती है पॉलिटी। आज हम इसके लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर में जो पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसे समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटी को हमें समझना है कि पॉलिटी होती क्या है। साथियों, पॉलिटी एक तरह की जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न्स दे रखे हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशली एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। इन सब का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है वो पॉलिटी के अंडर में आता है। और इसमें हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो करंटली है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, वो आया कहाँ से था। तो पहले हम इसे समझेंगे। तो इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत क्या है। साथियों, आप किसी भी चीज़ को अगर गहराई से समझना चाहते तो सबसे पहले उसका रूट आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें इवॉल्व कैसे हुई, चीज़ें आज जो हैं वो आई कैसे, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो इन द सेम वे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भी कहीं न कहीं ओरिजिन होगी, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिसने इनको इवॉल्व करने में हेल्प की होगी, बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, उन चैलेंजेस को डील करते करते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे से कैसा आज हो पाया है। तो आज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इसका जो ओरिजिन है उसे देखने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे क्या हमारे हिस्ट्री में कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हैं, स्पेशली ब्रिटिशर्स जब से आए हैं, मुग़ल पीरियड जब मुग़ल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगा था धीरे धीरे, तो फिर उस टाइम ब्रिटिशर्स भी हमारे देश में आए, हमारे देश की बहुत सारी वेल्थ को देख करके वो अट्रैक्ट हुए और बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स है, उसमें मैं डीप में नहीं जाना चाहूँगा। फ़िलहाल मैं अपना पूरा फोकस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे रखता हूँ जो कि एम लक्ष्मीकांत के पॉलिटी बुक के अंदर मेंशन है और कुछ मैं अपने इनपुट्स भी उसमें ऐड करूँगा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये ब्रिटिशर्स हमारे देश में क्यों आए। उसके पीछे बहुत सारे हिस्टोरिकल्स रीज़न है, लेकिन हमें स्टार्ट यहाँ से करना होगा कि ये ब्रिटिशर्स आए कैसे, उनमें क्या चीज़ें, उनके कौन कौन से फैक्टर्स थे, स्पेशली जो क्वीन ने उनको चार्टर दे रखा था, क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ अवेयर हो गए थे इंडियाज़ के वेल्थ और इंडियाज़ के बहुत सारे गुड्स जो पहले थे। उसके बहुत सारे हिस्टोरिकल रीजंस हैं कि कैसे उन्होंने सी रूट को खोजा, फिर वो केरला के कालीकट पे पहुँचे, स्पेशली पुर्तगीज़ जो थे, फिर उनसे इंस्पायर होकर के अदर यूरोपियन कंट्रीज़ भी अपने अपने एडवेंचर पे, अपने अपने ट्रेड के पर्पज़ से इंडिया आए। एडवेंचर बोलना ठीक नहीं होगा, मतलब ट्रेड के पर्पज़ से इंडिया आए। सेम वे में ब्रिटिशर्स भी आए। 1600 में उनको एक्सक्लूसिव राइट मिल चुका था। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने उनको एक राइट दे रखा था कि आप इंडिया में एक्सक्लूसिव ट्रेड करेंगे। उनको ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से उनको मतलब कि दे करके उन्हें इंडिया भेजा था। तो मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करना चाहूँगा, इसमें ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि नाम ही चैनल का समझ गए हैं। तो बहुत ही सिंपल आम बोलचाल की भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे ही फिर वो इंडिया आते हैं, वो ट्रेड के पर्पज़ से आते हैं, फिर उनकी कई यूरोपियन राइवलरीज़ भी होती हैं, स्पेशली फ्रेंच से। फिर धीरे धीरे वो अपनी पैठ बनाते रहते हैं इंडिया में, स्पेशली जो जहांगीर से फरमान लेते हैं 1613 में, फिर 15 में वो अपनी सारी फैक्ट्रीज़ करते हैं, वो अदर पार्ट है। लेकिन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट से अगर हम देखें तो 1765 में उनको दीवानी राइट्स मिल जाती है
और ये कैसे मिलती है, ये हिस्ट्री का पार्ट है कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद फिर कैसे उन्होंने टेरिटोरियल पावर को गेन करने के लिए बहुत सारी कुछ ट्रीटीज़ की, स्पेशली द बैटल आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर उनकी पोजीशन में बहुत सारे चेंजेस आए, मतलब उनकी जो स्ट्रेटजी में बहुत सारे चेंजेस आए। पहले वो ट्रेड के पर्पस से थे, फिर उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल एम्बिशंस पालना शुरू कर दिया। बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये एक एक्सीडेंटल था, ये प्री प्लान नहीं था। तो इसमें बहुत सारी डिबेट हैं। तो स्पेशली जब वो 1765 में दीवानी राइट्स पाते हैं, दीवानी राइट्स मीन्स रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ें उनके अंडर में आ गई, और स्पेशली सिविल जस्टिस से रिलेटेड चीज़ें उनके कंट्रोल में आ गई। इससे वो थोड़ा पावरफुल हुए, उनको रेवेन्यू जनरेट होने लगा, वो थोड़ा पैसे रुपए से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए, मतलब इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने लगे, उनके अंदर और सारी ग्रीड्स आने लगी। फिर धीरे धीरे उन्होंने फर्दर एक्सपांसन किया। सो स्पेशली उनको जो दीवानी राइट्स मिली थी वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की मिली हुई थी। सो इससे उन्होंने अपना टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, टेरिटोरियल पावर को अपने और एक्सपांड करना शुरू किया, क्योंकि जब हम ज़रा सा भी कहीं अगर हमें थोड़ा सा भी हमें स्टेप मिलता है, हमें कुछ उससे रिटर्न मिलता है, तो हमारी एम्बिशंस बढ़ने लगती हैं। किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड को लेकर के देख लें, कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं तो पहले बहुत ही छोटे लेवल पे शुरुआत करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने भी सेम वे, उनका भी वही स्ट्रेटजी रही। उन्होंने भी धीरे 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 करके अपनी पावर को एक्सपांड किया, अपनी टेरिटरी को बढ़ाया, उसको कंसोलिडेट किया। फिर धीरे धीरे वो हमारे पूरे कंट्री पे, ऑलमोस्ट पूरे कंट्री पे उन्होंने अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल किया। और इसके बहुत सारे सेटबैक्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव हैं, बहुत सारे नेगेटिव्स हैं। ये इट इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट। लेकिन मैं बताना ये चाहूँगा साथियों आप सभी लोगों को कि जब इन्होंने टेरिटोरियल पावर को इंक्रीज़ किया, तो फिर इन्होंने हमारे सोसाइटी में जब बहुत सारे चेंजेस करना शुरू कर दिया इन्होंने। ये हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स, जो भी किंग्स थे उस समय के रूलर्स थे, उनको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से किया करते थे। बहुत सारी पॉलिसीज़ करके इन्होंने सोशली, इकोनॉमिकली और तरीक़ों से हमें काफ़ी वीक कर दिया था, जिसकी वजह से हम उनके अगेंस्ट कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे थे। और इन्होंने बहुत सारे काम किए, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है कि कैसे उन्होंने रिलीजियसली, सोशली, स्पेशली सती प्रथा को बैन करना, सोशल रिफॉर्म्स लाना, ये सारी चीज़ें। इकोनॉमिकली हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ से पूरी तरह से बर्बाद कर देना, और फार्मर्स से टैक्सेस लेना, परमानेंट सेटलमेंट, ज़मींदारी, ये सब हिस्ट्री के पार्ट हैं। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि इन्होंने धीरे धीरे करके इंडिया को हर तरीके से वीक करने की कोशिश की। और स्पेशली 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ हमारा, वहाँ से इनके जो यहाँ से इनकी जो पॉलिसीज़ थी इंडिया को लेकर के, हर तरह की पॉलिसी, उसमें थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ। तो 1858 में फिर इनकी जो पॉलिसीज़ है थोड़ी चेंज हुई। कंपनी का रूल हटा करके क्राउन से रूल किया जाने लगा, क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे वेल्थ जनरेट कर ली थी और कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से इंडियंस काफ़ी डिससेटिस्फाइड थे। तो क्राउन ने इनडायरेक्टली रूल लेकर के कंपनी को एक तरह से अब यहाँ से ट्रेड, एज अ ट्रेडिंग कंपनी से एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कन्वर्ट करने की कोशिश हुई, सो दैट, और क्राउन के अंडर में रूल ले लिया गया, मतलब कंपनी क्राउन के अंडर में आ गई, और क्राउन जो है उस इंडिया को वहाँ से रूल करने लगी। और उन्होंने काफ़ी वो क्राउन ने प्रोक्लेमेशन करके इंडियंस को कन्विंस करने की कोशिश की कि हम आपके भले के लिए काम करेंगे, ये, और भी उन्होंने अपने अपने कन्विंस करने की कोशिश की इंडियंस को। फिर हम जो बात कर रहे हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आखिर था क्या, तो यहाँ तक आपको एक बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कैसे ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में एज ब्रिटिशर्स, एज अ ट्रेडर्स आए। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने टेरिटोरियल पावर को अपनी गेन किया, उसको कंसोलिडेट किया, और करते करते उन्होंने हमें हर तरीके से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली इम्पैक्ट किया। उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा हमारे। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव कितना था कितना नहीं था, इट इज़ अ
we can debate on that, but ultimately the responsibility came under the British Crown. वहाँ पे क्राउन रूल चलता है था, मतलब क्राउन जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है तो वहाँ पे क्राउन होती है. सो इंडिपेंडेंस जब हमें मिलने वाली थी, एम एन रॉय जो हमारे वो थे कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने एक बहुत पहले ही सोचा था, मीन्स सिंस अराउंड 1934, कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, क्योंकि फिर हमारा फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गया. इसमें जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का ये बहुत ही अमलगमेशन. ह्यूमैनिटीज़ तो इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट्स होती हैं, इसलिए मैं बीच बीच में आपको हिस्टोरिकल पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे आप चीज़ों को बेटर तरीके से समझ सकें. सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब इस्टेब्लिश, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 में 9 दिसंबर को बन गई. उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करने की बात हुई कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिस्कस किस चीज़ों को करेंगे. आप कॉमन सेंस लगाइए कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया, उन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज़ में चेंजेस लाए, बहुत सारे एक्ट लाए बीच बीच में, और स्पेशली कई सारे उन्होंने एक्ट्स लाए सो दैट वो इंडियंस को भी कन्विंस कर सके, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत सारे एक्ट लाए, बहुत सारे प्रोविज़न्स इंट्रोड्यूस किए. तो जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की बात आई तो उसमें हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा पीछे देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमारी हिस्ट्री होती है, उन्होंने भी उतने साल 2 साल तक जो भी उन्होंने रूल किया, उन्होंने अपने चेंजेस किए. तो हमें लगा कि क्यों ना हम थोड़ा सा उसकी हेल्प ले लें, क्योंकि वो भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग टाइम के साथ चेंज होकर के वो सारी चीज़ें बने थे, वो सारे प्रोविज़न्स, एक्ट, जो भी चीज़ें. तो हमें लगा कि क्यों ना हम जो उसके अच्छे या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को सूटेबली या ईज़िली गवर्न करने में हेल्प करे, जो हमारे सोसाइटी के नेचर के अराउंड हो, उसको एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने में काफ़ी हेल्पफुल हो, उन प्रोविज़न्स को हमने लेना शुरू किया. स्पेशली वी हैव अडॉप्टेड many provisions from different countries, and especially from British rule we have gained certain events have been happened in the past. जो भी पुराने टाइम में या पहले बहुत सारे इवेंट हुए, फिर उसके बाद उन्होंने अपने एक्ट्स में कुछ चेंजेस लाए, फिर उन्होंने कुछ प्रोविज़न्स ऐड किए. तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रख करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना शुरू किया. तो अब सवाल ये आता है कि हमने कुछ बोरो किए, और हमने कुछ जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हमारे देश में चल रहा था उनसे भी सीख करके, उनसे भी कुछ उनके पॉइंट्स लेकर के, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बैकबोन बोला जाता है. बैकबोन इन द सेंस कि बैकबोन से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रिजेंबल करता है, मीन्स हूबहू कह सकते हो आप, थोड़े मोड़े चेंजेस करके हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है. और अब इसी तरह से हमने क्या क्या प्रोविज़न्स कैसे कैसे लिए, हमारे देश की पॉलिटी कैसे इवॉल्व हुई, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, कौन कौन से प्रोविज़न इंक्लूड किया, उसके पीछे क्या रीज़न रहा, ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे उन्होंने कंपनी को रेगुलेट किया, फिर उसमें उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस थे कंपनीज़ के, उसको थोड़े चेंज किए, उसको रिफॉर्म करने की कोशिश की. तो ये सारी चीज़ें एक क्रोनोलॉजी में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे. अभी के लिए बस आपको इतना समझना है कि ओवरऑल इफ़ वी कैन वांट टू कंक्लूड दिस सेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का इंट्रोडक्शन है ये, तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि इसमें सीधी बात है कि जो इवेंट्स हुए हैं ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम, जब उन्होंने रूल किया हमारे कंट्री में, तो जो इवेंट्स हुए हैं उनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहीं से हम चीज़ों को समझ पाएंगे. क्योंकि हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम रूट्स तक पहुंच जाते हैं, और हमें जो करंटली चल रहा है हमारे देश में, हम समझ पाएंगे कि जो आज की फॉर्म है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे वो जुडिशरी है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, वो कैसे करंटली इस फॉर्म में आई, इस शेप में आई, पहले उनका स्वरूप क्या था, अब क्या हो गया है. ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे चल के आने वाली वीडियोस में
समझेंगे, उन चीज़ों को इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि चीज़ें हैं क्या, और धीरे धीरे हम इसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी किसी भी तरह की क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशंस हैं वीडियोस को लेकर के कि वीडियोस को कैसा होना चाहिए, या मेरे कंटेंट को लेकर के, या मेरे समझाने के तरीक़ों को लेकर के, तो जिस भी तरीके से आपका फ़ीडबैक होगा उसको हम कंसिडर करेंगे और उसे अपने पाइपलाइन में ऐड करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। सो ये मेरी लक्ष्मीकांत की पहली वीडियो है। आने वाले सभी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। चैनल का नाम समझ गए हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और दैट्स ऑल, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।